हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सोल्व करने वाले हैं 10वीं कक्षा विज्ञान का मॉडल पेपर, बोर्ड का मॉडल पेपर जो कि डेस्क वर्क के साथ में आता है। अभी तक आप चूंकि डेस्क वर्क नहीं लाए होंगे तो मॉडल पेपर आपके पास में नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास में 2025 में जो पेपर हुआ था उससे पहले जो मॉडल पेपर आए हैं वो हमारे पास में यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम आज आपको सोल्व करवाने वाले हैं 2025 का एक मॉडल पेपर विज्ञान का। तो आप जो है पेन पेपर कॉपी जो भी आपके साथ में पास में हो वो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन सभी प्रश्नों को हल करिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 घंटे का 3.25 घंटे का आपको समय मिलता है और 80 नंबर का पूर्णांक होता है और इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। पेज नंबर 2 पर आते हैं और 2 नंबर पे देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अपने क्या हो जाते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं और देखेंगे आपके प्रश्न क्या क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं तो अच्छे से देखिए। और वो क्या है, चलो, बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियंत्रण करती है। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब होता है शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, अर्थात अपचयन उपचयन की अभिक्रियाएं होती है, उनका नियंत्रण कौन करती है? वो करती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो इसका जो है क्या करती है, नियंत्रण करती है। उसके बाद में थाइमस ग्रंथि भी हमारे अंदर होती है। अग्न्याशय भी अपने यहाँ पर जो है आमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है। एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि भी अपने वृक्क के ऊपर होती है। इस प्रकार से सारी ग्रंथियां होती है और इनके सबके क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। तो ये क्या है, थायराइड ग्रंथि जो है उपापचय का नियंत्रण करती है और यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि एक तो होती है और दूसरी होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। इनका भी अपन आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन सी अंतःस्रावी होती है और कौन कौन सी बाह्यस्रावी होती है। फिर दूसरा प्रश्न तो बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से जीव में पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन कौन से जीव में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है? ठीक है, ये जनन वाले पार्ट से है। और पुनरुद्भवन जो होता है वो किस में होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है, पुनर्जनन होता है। और ये कैसे होता है? आपने एक किताब में एक फोटो देखा होगा प्यारे बच्चों, देखो ऐसा फोटो देखा होगा आपने, ऐसा फोटो देखा होगा ऐसा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये प्लेन एरिया है। और जब ये प्लेन एरिया को अपन कहीं से भी काट दे, इसके कितने भी टुकड़े कर दे, तो वो जो बाकी बचे हुए टुकड़े सारे जितने भी टुकड़े हम करेंगे ना बेटा, तो वो टुकड़े क्या होंगे, थोड़े दिनों बाद में पूरे पूरे वापस ऐसे कैसे प्लेन एरिया बन जाए, कई सारे प्लेन एरिया बन जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन की बात इसमें कहा करते हैं अपन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन। तो प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन जो है वो होता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क बोले तो किडनी जो होता है, किडनी, वृक्क, ये कौन से तंत्र का भाग होता है? क्योंकि मानव के शरीर में सही कई प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं। और कई प्रकार के तंत्र कैसे कार्य करते हैं, जैसे सांस लेने के लिए जो होता है, श्वसन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए श्वसन तंत्र होता है, पाचन भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र काम करता है, खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र काम करता है, रक्षा के लिए प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है ना। तो उन इसी प्रकार से एक जो होता है उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है, कौन होता है? वृक्क। कौन से तंत्र का भाग होता है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। वृक्क जो क्या करता है, रक्त को छान कर उसमें से हानिकारक पदार्थ को अलग करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और काम की चीजों को पुनः रक्त में डालने का काम करता है। 2 किडनियां प्रत्येक मानव में पाई जाती है और दोनों किडनियां जो होती है लगभग लगभग एक 150-150 ग्राम की किडनी होती है, जो कि सेम के बीज के समान होती है। इस प्रकार की जो है वो किडनी होती है। यहाँ पर भी सेम का बीज दिख रहा है, इतनी बड़ी लगभग किडनी होती है, 150 ग्राम की होती है, लगभग 150 ग्राम की। ठीक है साहब, इतनी बात बेटा समझ में आ गई ना आपको? अच्छी बात है, अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप वीडियो को वापस देखना, क्योंकि एक बार में बहुत बहुत सी बातें एक बार में समझ में नहीं आती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आ जाएगी, आनी ही पड़ेगी, उसको आना ही पड़ेगा, जाएगी कहाँ पर, है ना। मैं बता रहा हूँ फिर समझ में नहीं आएगा, ऐसे किसी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और इधर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न रह गया इधर, ये देखिए। चलो, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है?
देखो पादप हार्मोन एक तो मानव हार्मोन होते हैं, दूसरे पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है, और जंतु हार्मोन भी होते हैं। तो बेटा देखिए इधर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? और पादप हार्मोन की बात करें, देखो इंसुलिन जो होता है वो मानव में होता है, एस्ट्रोजन भी मानव में होता है, थायरोक्सिन भी मानव में होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन, एब्सिसिक एसिड, है ना, इस प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो सब पादपों में पाए जाते हैं, जो भी मैंने नाम बताए, ठीक है। इंसुलिन अपने आग्नेयाशय में होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है मादा हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है मानव में, उसमें जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। तो ये सारे हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन जो होता है वो कौन सा होता है? पादप हार्मोन। उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहाँ पर इस प्रश्न की पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? जो F2 पीढ़ी होती है, यानी मेंडल का जो आपने अनुवांशिकता वाला पार्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जनक पीढ़ी, इस प्रकार से आपने पढ़ी होगी, और जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों चीजें भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं F1 पीढ़ी के बाद में जो F2 पीढ़ी आपकी आती है उसका जीन प्रारूप क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है 1:2:1। अब ये कैसे होता है देखो बेटा, इधर देखो, हमने क्या किया कि जनक लिए, क्या लिए? जनक। और जनक कौन से लिए? जनक लिए शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे, ठीक है, ठीक है साहब। और फिर इनमें क्या कराया? संकरण करवाया। जब इनके अंदर संकरण संकरण करवाएंगे तो जो नए पौधे उत्पन्न होंगे उनको अपन कैसे देखेंगे कि अगर ये जीन मिला और ये जीन मिला तो ये बनेगा टी और छोटा टी। अगर ये जीन और ये जीन मिला तो ये बनेगा टी और छोटा टी। अगर ये और ये मिला तो ये भी टी और छोटा टी मिलेगा, और ये और अगर ये मिला तो भी टी और टी बनेगा। ये तो हुई F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? ये F1 पीढ़ी है। अब जो F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी आप देखेंगे तो वो अशुद्ध रूप से लंबे पौधे हैं। इनको अशुद्ध लंबे पौधे कहा जाता है। और इन अशुद्ध लंबे पौधों में से किन्हीं दो पौधे जो हैं या दो पौधे हैं उनके बीज लेकर अपन संकरण करवाते हैं, वापस पौधे उगाकर संकरण करवाते हैं। तो फिर कैसे बीज प्राप्त होंगे, कैसे पौधे प्राप्त होंगे? तो दो ले लेते हैं कि एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका संकरण अगर करवाते हैं, इन दोनों के मिलने से कैपिटल टी बनेगा। उसके बाद में अगर ये और ये मिल गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब छोटा टी और बड़ा टी मिल गया तो ये बड़ा टी छोटा टी। मैं इसको क्रम बदल के लिख रहा हूँ, है ना, इस टी को इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए था, लेकिन दिखने में अच्छा लगे इसलिए इसको यूं लिख दिया। और ये मिला तो स्मॉल टी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एक पौधा जो है वो शुद्ध रूप से लंबा है, जीनी संरचना के आधार पर भी लंबा है। ये दो पौधे जो है अशुद्ध रूप से लंबे पौधे हैं, और ये तीसरा जो पौधा है वो शुद्ध रूप से बोना पौधा है। तो जीन प्रारूप अगर देखें तो एक शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे है, और एक शुद्ध बोना है। इसलिए जीन प्रारूप कितना प्राप्त होता है बेटा? 1:2:1 यहां से आता है जीन प्रारूप में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते दोस्तों, है ना, चलो। ये लो, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? अच्छी बात है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छे अच्छे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 10वीं कक्षा के बच्चे हो, सयाने बच्चे हो, और जब इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो क्या ही कहनी बातें। चलिए अब आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की बेटा। आप देखो यहाँ पर ये छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न आपको क्या कहता है? छठा प्रश्न बेटा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है? क्या प्राथमिक उपभोक्ता, क्या द्वितीयक उपभोक्ता, या तृतीय उपभोक्ता, या उत्पादक? देखिए यहाँ पर जो आहार श्रृंखलाएं होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखलाएं होती है या आहार जाल होती है, उसमें जो है जो उपभोग करने वाले ऊर्जा का उपभोग करने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों को चार स्तरों में बांट रखा है। यहाँ पर चार स्तरों में, है ना, चार स्तरों में कितने स्तर हैं? चार स्तर हैं। और वो चार स्तर कौन से हैं? नीले हरित शैवाल और पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सब जो होते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा?
उत्पादक कहा जाता है। और उत्पादक के बाद में जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता आते हैं ना, तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो ये उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जितने ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसका 10% भाग ये अपने लिए उपभोग करते हैं, और बाकी 90% भाग जो है वो खत्म हो जाता है, वो इनके किसी काम का नहीं आता है। तो 10% भाग जो है वो उपयोग करते हैं, उसी में से इस, क्योंकि इन्होंने इसके 10 काम आया, तो उस 10 के अंदर से ही जो बचा कुछ होगा वो उस प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगा। उसके बाद में उसके भी 10% हिस्से को वो ऊपर वाले को देगा, फिर उसका 10% हिस्सा ऊपर वाले को देगा। इस प्रकार से अंत में जाते जाते जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनके लिए ऊर्जा जो है वो बहुत कम बचती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उनको विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, वो उत्पादक कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्पादक। बोले तो प्रोड्यूसर, इनको अंग्रेजी में प्रोड्यूसर कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। और आगे बात कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं अपन। चलो इतना मिटा दिया, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते बेटा, और नेक्स्ट पेज पर ये आ गए। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं बेटा जी, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। और वो प्रश्न क्या है, एक गोली दर्पण जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। गोली दर्पण जो होता है, जो गोलमाला दर्पण होते हैं ना, उन गोलमाला दर्पणों को क्या कहा जाता है, गोली दर्पण कहा जाता है। और जो गोली दर्पण होते हैं उनकी त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या आर जो होती है वो बराबर किसके होती है, इस फोकस दूरी की दुगुनी के बराबर होती है। तो आर बराबर 2f कहीं पे लिख रखा है क्या, आर बराबर 2f लिख रखा है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर बराबर 2f को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर तो इधर पहले से ही है बेटा जी, और ये दोनों गुणे में तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो आर बटेवा 2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आर बराबर एफ अपॉन 2, ये नहीं होगा है ना, ये होगा एफ बराबर आर बटेवा 2। तो यहाँ पर जो है ये आपके परावर्तन और अपवर्तन वाले पार्ट से दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने उसके अवयवी कणों में विक्षेपित हो जाता है, इसको अपन कहते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। प्रकाश जो सबसे कम झुकती है, प्रकाश किरण जो सबसे कम झुकती है, विचलित होती है, वह कौन सी होती है। जब प्रकाश को क्या करते हैं अपन, एक छोटे से प्रिज्म से गुजारते हैं, ऐसा कोई प्रिज्म होता है, और उस प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बेंड होता है और उसके बाद में आगे निकलता है। तो जब बेंड होता है तो वो अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, और ये लिख दिया 7, और ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किरण सबसे कम विचलित होती है वो कौन सी आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये जो किरण सबसे पहले दिख रही है ये सबसे कम विचलित होती है। अब ये कम विचलित क्यों हुई, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, और ये कम विचलित जो हुई, ये किरण कौन से रंग की है, कौन सा रंग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रंग दे रखे ना, लाल रंग है या फिर बैंगनी है कि यहाँ पर पीला है कि यहाँ पर हरा है। तो जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो प्रकाश जो है अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त तो हो जाता है, 7 चाहिए 4 ही है ना, 3 और जोड़ने पड़ेंगे, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वो 7 रंग कौन से होते हैं, बेजा नीह पीनाला, बोले तो मैं हिंदी में भी लिखता हूं, बेजा नीह पीनाला, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सब अलग अलग लिख रहा हूं। और इसको अंग्रेजी में अगर लिखे तो VIBGYOR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी प्रकार से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये रंग जो होते हैं वो इधर जो होता है, ये रंग बैंगनी जो होता है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है, ये वाला। और ये जो लाल होता है सबसे ऊपर रेड कलर होता है,
ये सबसे कम विचलित होता है। इसको आप विब ग्योर कहते हैं। इसको बेजानीह पीनाला, बेजानीह पीनाला इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है, लेकिन लाल सबसे कम विचलित होता है। और वो इसलिए कम विचलित होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और यही कारण है कि क्या करते हैं, जो वाहनों की ब्रेक बत्तियां होती है या इंडिकेटर्स होते हैं या डिपर लाइट जो होती है ना, जिसको पार्किंग लाइट्स बोलते हैं, पार्किंग लाइट्स होती है, या सड़कों के जो सिग्नल बने हुए होते हैं, ये सभी चीजें, या जो वार्निंग साइन होता है, या जो एम्बुलेंस की जो बत्ती होती है या पुलिस के वाहन की जो बत्ती होती है, वो लाल रंग की बनाई जाती है ताकि वो दूर तक दिखाई दे, कम विचलित हुए, है ना। चलिए, और जो प्रिज्म से प्रकाश इस प्रकार से बट जाता है, इसको कहते हैं वर्ण का विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग होता है। इतनी बात बेटा जी आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। चलो, आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सारा का सारा मिट गया। आए, चलो मैं हाथ से मिटा देता हूँ इसको, ऐसे मिटा देते हैं। ये मिट गया बेटा जी, ठीक है। तो बेजानी है पिनाला आप याद रखेंगे, और वर्ण विक्षेपण को भी आप याद रखेंगे। ठीक है साहब, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, और आगे क्या बात करते हैं। ये एक आपको क्या दे रखा है बेटा जी, ये दे रखा है आपको एक प्रतिरोध। और प्रतिरोध एक कला नहीं है, प्रतिरोधों को क्या है, संयोजन है। प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन है। देखिए, ध्यान से देखना बेटा जी, और इसको आप चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। और कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिए गए परिपत्र चित्र में बिंदु P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P बिंदु ये रहा, Q बिंदु ये रहा, और ये जो P और Q है इसके बीच में प्रतिरोध 4 ओम का ये दे रखा है, 2 ओम का ये दे रखा है, और 2 ओम का ये दे रखा है। अब अगर आपने अध्याय पढ़ा हो तो पढ़ने पर आपको पता चलता है कि ये दोनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हुए हैं। और इन दोनों के साथ में ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं आपस में। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो प्रतिरोध जितने भी होते हैं उनके मान को जोड़ दिया जाता है। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, कुल मिला के 4 ओम हो गया। 4 ओम हो गया ना, 2 और 2 कितना हो गया बेटा, 4। अब ये 4 इस 4 के साथ में समांतर क्रम संयोजन में है। और समांतर क्रम संयोजन में है तो जब समांतर क्रम संयोजन में कोई प्रतिरोध होते हैं और उनका अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, तो उसके लिए एक सूत्र काम में लेते हैं। जैसे इसके लिए सूत्र क्या काम में लिया, हमने दोनों को जोड़ दिया, मतलब कुल प्रतिरोध R निकालना होता है तो अपन R1 और R2 को कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर समांतर क्रम में होते हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, 1/R, यानी R या नहीं है यहाँ पर, ये इसको मिटा रहा हूँ, बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। और जब इनको आप जोड़ोगे इस प्रकार से, तो जो R का मान आएगा बेटा जी, वो आएगा 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। और वो 2 ओम इस ब ऑप्शन में है, ब विकल्प के अंदर 2 यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा। आपको बात मेरी समझ में आ रही ना, समझ में आ रही ना, तो समझ में आएगी, आनी भी चाहिए। चलो, चलिए, ये खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं आगे वाले पेज पर। आगे वाला पेज है इधर, और आगे वाला पेज कहता है, यहां से शुरू होता है। देखिए बेटा जी, आगे वाला पेज क्या कहता है, वो कहता है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है। तो जो धातुएं आपके सामने दे रखी है, इनमें से बतानी है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की। और वो क्या होती है बेटा जी, वो होती है चांदी। सबसे अच्छी चालक धातु होती है विद्युत की। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, तांबा होता है। उसके बाद में क्या होता है, कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, उसके बाद में जो होता है वो आपका सोना होता है, ओरम, गोल्ड। उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम आता है। तो सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। ठीक है, चलो, फिर है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है। तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम का हो, चाहे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को हो। और दक्षिण हस्त का मतलब होता है जीमणो हाथ, जहां से अपन खाना खाते हैं वो हाथ। उसमें अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो ये नियम ये कहता है बेटा जी
कि अगर कोई चालक तार है जिसमें करंट आ रहा है, करंट आते हुए तार को आपको नहीं पकड़ना है, लेकिन नियम की बात कर रहे हैं। तो नियम में क्या कहा कि अगर कोई चालक है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो अपन अगर इसको यूं पकड़े, जैसे ये मान लो इसमें करंट यूं जा रहा है, इसको मैंने यूं पकड़ा, तो अंगूठा क्या है, इस तरफ है और ये उंगलियां यूं घूमी हुई है, तो ये वो नियम कहता है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो ये मुड़ी हुई उंगलियों की जो दिशा है, वो दिशा किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये कह रहा है कि अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा तो धारा की दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा किसकी बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। नियम है, याद रखना है सीधा सीधा। अब कहोगे क्यों बताता है, तो प्रयोग करना पड़ेगा तो पता चलेगा क्यों बताता है। एक प्रश्न यहाँ पर और दूसरा क्या है, वो है चित्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात कीजिए। चित्र में क्या हो रहा है, राइट करेंगे यहाँ पर, और राइट करने के बाद में देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों देखिए क्या कहा है कि चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो जब चालक पर बल आरोपित किया जाता है, बल नहीं सॉरी, चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल किस दिशा में लगता है, वो इस दिशा में लगता है, किस नियम से, वो बाएं हाथ के नियम से लगता है ना। ये बाएं हाथ का नियम इस प्रकार से होता है, बाएं हाथ का मतलब जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो उंगली होती है, ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो उंगली होती है, ये उंगली किसको बताती है, ये उंगली सॉरी जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को बताता है। धारा ये प्रवाहित हो रही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, और ये बल की दिशा है। तो धारा अपने पास में, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में है, तो ये अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा बल को बताएगा। ये पूछी बल ही तो रहा है ना, बल आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखो कि ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर, तो ये धारा ऊपर, तो अंगूठा किधर, अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कागज में भीतर की ओर, ये कागज में भीतर की ओर, अंदर की ओर, भीतर की ओर, और अगर अंगूठा बाहर की तरफ होता तो बाहर की ओर। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। आगे देखते हैं बेटा जी, देखिए चलिए, ये पूरा हो गया है। पेज नंबर 5 की बात करते हैं। पेज नंबर 5 कहता है, क्या कहता है, पेज नंबर 5 कहता है बेटा, ये कहता है कि एक बार बगाड़ो, क्या कहता है, एक बार बिगाड़ो, बिगाड़ो, ये बिगाड़ दिया सब, ये बिगाड़ दिया। चलिए, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है। जिंक मतलब Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो अभिक्रिया का स्वरूप क्या होता है बेटा जी, वो होता है ZnSO4 बनता है, और बनती क्या है, H2 गैस बनती है। तो बताओ H2 गैस कहाँ पर लिखा है, H2 गैस बनती है। बात समझ में आ गई ना। फिर ये है नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न, एक उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो जब उदासीन विलयन है, तो उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच 7 होता है। कितना होता है बेटा जी, 7। और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है। उसके बाद का जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि पहले बगाड़ो। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि पहले बगाड़ो, बगाड़ना तो पड़ेगा ना। ये लो बगाड़ दिया। बगाड़ने के बाद में प्रश्न ये कहता है कि जो अभिक्रिया लेड ऑक्साइड और कार्बन की है, इन दोनों की अभिक्रिया अगर अपन करवाते हैं, लेड ऑक्साइड और कार्बन की, तो क्या होता है, तो लेड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन पदार्थ जो है अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है। देखिए, शीशा उपचयित हो रहा है, शीशा यहाँ पर अकेला कहीं पे है नहीं, और बात शीशे की कर रहे थे, अकेला शीशा यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, इस साइड में। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा इनके साथ में होगा, उनके साथ में नहीं होगा, इनके साथ में होगा। तो शीशा इधर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इधर नहीं है, इसका भी कुछ नहीं हुआ। कार्बन उपचयित हुआ, कार्बन
उपचयित हुआ, उपचयित हुआ का मतलब क्या हुआ कि उसको ऑक्सीजन मिली, तो हाँ साहब कार्बन को ऑक्सीजन मिली है, देखो CO2 बन गया। उसके बाद में लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ, लेड ऑक्साइड, हाँ लेड ऑक्साइड था, ये अपचयित हुआ कि नहीं हुआ, हाँ साहब हुआ, क्यों, क्योंकि ये Pb रह गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑक्सीजन निकलती है तो उसको अपचयन बोलते हैं, ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको उपचयन बोलते हैं, इसलिए दोनों सही है और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 और 4 सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि पहले वगाड़ो। ये वगाड़ दिया, ये लो साहब, ओके वगाड़ दिया। ये लो साहब, ये आ गए आगे वाले प्रश्न पर। और ये 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या कहता है, 16 प्रश्न कहता है फास्फोरस परमाणु के m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए फास्फोरस जो होता है उसको P से लिखती है और P जो होता है वो 15 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, और 15 नंबर पे आता है, इसका मतलब आपने नाम सुना होगा, कोई भी परमाणु होता है उसके कक्षाएं होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कक्षाएं कौन सी होती है, या तो उनको 1 2 3 4 से लिखते हैं, या फिर कैसे लिखते हैं, K L M N ऐसे लिखते हैं। तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बाकी की कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 8 8। अब यहाँ पर देखिए कि ये 15 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसके पास में कुल इलेक्ट्रॉन 15 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, अब बचे कितने, 5 ही तो बचे। तो तीसरी कक्षा यानी एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, कितने आएंगे 5, आ कितने सकते हैं 8, लेकिन आएंगे कितने 5, क्योंकि इसके पास में कितने 5 ही है। तो कितने आएंगे 5 आएंगे, कितने आएंगे बेटा जी 5 आएंगे। आगे पूछा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जो CnH2n+2 के अंदर फिट हो जाता है, वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब कार्बन के साथ में जितनी संख्या लिखी है उस संख्या के दुगुने से 2 अधिक संख्या अगर हाइड्रोजन की है तो वो क्या हो जाता है बेटा जी, वो होता था सम संतृप्त। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के दुगुने से 2 अधिक नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बराबर हो गए। ये कार्बन जो है यहाँ पर देखिए कार्बन से दुगुना है, 2 अधिक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दुगुना 2 दूनी 4 प्लस 2 अधिक 6 बिल्कुल सही है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में ये भी संतृप्त नहीं है, इसमें समान हो रहा है, ये गलत गलत गलत, ये सही है। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित हो वो कौन से कहलाते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। आए, सारा डिलीट हो गया रे, मिटा देते हैं, मैं ऐसे मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। देखो आगे के प्रश्न की बात करते हैं बेटा जी। इस वीडियो में केवल छोटे छोटे प्रश्न ही हो पाएंगे, बड़े प्रश्नों की संख्या की बात जो है अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। चलिए, मेथेन में उपस्थित आबंधों की संख्या कितनी है। मेथेन में 4 आबंध होते हैं बेटा जी, कितने होते हैं 4। मेथेन जो होता है वो CH4 होता है, तो CH ये चारों H जोड़ देते हैं अपन इधर, ये जोड़ दिए H 4 H। तो ये आबंध 1 आबंध 2 आबंध 3 आबंध 4, ये 4 आबंध होते हैं, कितने होते हैं 4 आबंध होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन कर देते हैं, नहीं होगा तो अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जगह कोशिश करते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सिलेक्शन। चलो, हार्मोन की क्रिया को कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, प्रतिक्रिया तंत्र कौन सा करता है, प्रतिक्रिया जो है वो क्रियाविधि नियंत्रित करती है हार्मोन की क्रिया को। उसके बाद में शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल होता है, उसको आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आती है। आगे देखते देखिए कितना मामला है, क्योंकि आगे सारे प्रश्न जो होते आएंगे ना वो बड़े आएंगे, तो बड़े प्रश्नों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, ये कर लेते हैं अपन थोड़े से प्रश्न, उसके बाद में अपन बड़े प्रश्नों को बाद में करेंगे, ठीक है।
सामान्य विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। यहाँ पर चालक लिखेंगे, चालक, क्योंकि यह विद्युत का चलन करता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर क्या हो जाती है? बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती है। यानी कोई तार होता है, धारावाही तार होता है, तो उसमें फेरे अपन बढ़ाते जाते, फेरे बढ़ाते जाते, फेरे बढ़ाते जाते। फेरे बढ़ाने से क्या होगा? जैसे ये देखो, जैसे मान लो तार है, इसका एक फेरा लिया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है कम होगा, दो फेरे लिए तो डबल हो जाएगा, तीन फेरे लिए तीन गुना हो जाएगा, चार फेरे लिए तो चार गुना हो जाएगा। जितने फेरे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता जाएगा। तो ये हो गया कि बढ़ती है। उसके बाद में मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम MgO है। मैग्नीशियम रिबन को अपन क्या करते हैं? वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए यहाँ पर उसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोने और लोहे से में से अधिक तन्य कौन सा है? वो अधिक तन्य जो होता है वो सोना Au ओरम होता है। सोना, ठीक है, सोना, सोना ज्यादा तन्य होता है और इसके 1 ग्राम तार, 1 ग्राम से 1 ग्राम वजन से अपन क्या सोने से क्या बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे की बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे का वीडियो नेक्स्ट टाइम आ ही जाएगा 1-2 दिन में।